चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं सेशन 5 का 3 टॉपिक। सेशन 7 है हमारा ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। मैंने ब्रैकेट में फॉर्मेट लिखा है, वो क्या है समझाऊंगा। नेक्स्ट है इंसर्टिंग स्पीकर नोट्स। नेक्स्ट सेशन है रिवीलिंग कंटेंट्स। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। सेशन 7 ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। ग्रुपिंग का मतलब समूह बनाना, और ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी चीज हम अपने स्लाइड पर, मान लेते हैं हमने एक स्लाइड बनाया और यहाँ पे हमने कोई शेप बनाया और यहाँ एक सर्कल बनाया, ठीक है, और हम ये चाहते हैं दोनों अलग अलग जगह पे, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम किसी एक को कहीं मूव करें या कहीं लेके जाए तो दोनों एक साथ जाए। इसके लिए हमें इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, जोड़ना होगा, उसे हमें ग्रुप करना होगा। तो हमें जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है तो सबसे पहले हमें दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। सबसे बड़ा समस्या आता है कि आप एक साथ दो ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करिएगा। अगर आप माउस से एक को क्लिक करिएगा तो एक बार ये सिलेक्ट होगा, फिर इसको क्लिक करिएगा तो ये सिलेक्ट होगा, तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा, अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो जब भी आपको पावर पॉइंट के स्लाइड पर ऑब्जेक्ट्स में से एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो तो पहले आप किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखिए और फिर माउस से इस पर क्लिक कीजिए तो वो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका दो से ज्यादा है तो आप फिर तीसरे पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल छोड़ना नहीं है। जब आपका दोनों सिलेक्ट हो जाए तो आप पहले माउस को छोड़िएगा तब कंट्रोल को। अगर आप गलती से पहले कंट्रोल छोड़ देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये डिसलेक्ट हो जाएगा। इसलिए तालमेल सही होना चाहिए आपका कि आप कौन से की को पहले छोड़ते हैं। जब ये दो सेलेक्ट हो जाएगा आपका, और वैसे भी एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप पावर पॉइंट में या एमएस वर्ड में भी आपने देखा होगा, जब आप कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो शेप को और ज्यादा एडवांस लेवल पे कंट्रोल करने के लिए या उसमें ज्यादा चेंजेस करने के लिए हमें ऊपर एक नया ऑप्शन मिलता था जिसका नाम था फॉर्मेट। तो मैंने वही लिखा है कि जब आप दो को सिलेक्ट करिएगा तो ऊपर हमें फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा, और फॉर्मेट ऑप्शन में सबसे लास्ट में हमें ग्रुप का एक ऑप्शन ही मिलेगा। आप ग्रुप पर क्लिक करिएगा तो वहां दो ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप, अनग्रुप। तो आप जब दो सेलेक्ट करिएगा तो वहां पे अनग्रुप नहीं होगा, वो ग्रुप का होगा, क्योंकि पहले से आपका कोई ग्रुप है नहीं। और फिर अगर आपको अनग्रुप भी करना है तो फिर आपको इसी पे क्लिक करना है और आपको फिर फॉर्मेट पे जाना है, ग्रुप पे क्लिक करना है, वहां से आपको अनग्रुप पे क्लिक कर देना है। ये अलग अलग है। इसका बेस्ट यूज क्या है, मान लेते हैं कि आपने एक ट्रायंगल बनाया और आपने इसके अंदर एक सर्कल बनाया, लेकिन जब आप किसी सर्कल को या किसी ट्रायंगल को मूव करेगा तो कोई एक ही एक बार में मूव होगा। आप चाहते दोनों एक बार में मूव हो तो पहले इन दोनों को सही से एडजस्ट करने के बाद दोनों को क्या करना होगा, ग्रुप करना। ग्रुप करने के लिए आपको दोनों को सिलेक्ट करना होगा। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब सिलेक्शन हम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोगों से सिलेक्ट हो ही नहीं पाता है कंट्रोल दबाने के बावजूद भी, या जब फिगर्स की संख्या बढ़ जाती है एक ही स्लाइड पे तो सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है। उस वक्त आप एक चीज का बस ध्यान दीजिए कि आप किसी एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद आप जब कंट्रोल दबा के रखते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे आप सर्कल पे क्लिक करिएगा तो सर्कल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल दबा के रखा। अब आप ट्रायंगल पे सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ प्रेस कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप यहाँ प्रेस करें सिलेक्ट ना हो, वो कोई खास रीजन में होता है, वो भी बता देंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी आप फिगर लें उस फिगर के बाउंड्री के ऊपर पॉइंटर को रखने की कोशिश करें और तब क्लिक करने की कोशिश करें, वो एक बार में सिलेक्ट हो जाए। अब ऐसा कब होता है कि आपने यहाँ क्लिक किया नहीं हो रहा है, वो तब होता है जब आपका ये वाला ट्रायंगल हो सकता है कि ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कोई हमने कलर नहीं फिल किया। तो जब कोई कलर नहीं फिल कर पाइएगा, इसका बैकग्राउंड खाली रहेगा, तो आप जब क्लिक करिएगा तो वो ट्रायंगल पे ना क्लिक होकर के आपके मेन स्लाइड पर क्लिक हो रहा होगा। आपको किस पे क्लिक करना है,
ट्रायंगल पे। तो अगर ट्रायंगल में कलर फिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो फिल है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए आपको कहाँ पे क्लिक करना होगा, इसके लाइन पे। तो जो भी आपका शेप हो आप उस शेप के लाइन पर क्लिक करेंगे तो एक बार में क्लिक हो जाएगा। क्लियर है? दोनों सिलेक्ट हो गया, फॉर्मेट पे जाइए, ग्रुप ऑप्शन में जाके ग्रुप पे क्लिक कर दीजिएगा तो ग्रुप हो जाएगा। क्लियर? अगला टॉपिक देखें हम लोग, सेशन 8। सेशन 8 क्या है? इंसर्टिंग स्पीकर नोट्स। स्पीकर नोट्स का मतलब क्या होता है कि कभी कभी पावर पॉइंट में हम ऐसा चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा नोट्स लिखें जो हमें तो दिखाई दे बट ऑडियंस को दिखाई ना दे। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कहा गया कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए, आपको स्कूल के लैब में कुछ सिलेक्टेड टीचर्स रहेंगे और कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट रहेंगे, उनके सामने आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो अक्सर तरह जब हम स्टार्ट करते हैं तो वेलकम सर, वेलकम प्रिंसिपल सर, आई एम वेरी ऑनरेबल टू प्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू टू से समथिंग, ऐसा नोट्स देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में स्टोर नहीं हो पाते, और आप सोचिए कि प्रेजेंटेशन देने बैठे और आप पेपर से देख के पढ़िएगा तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस महसूस कराएगा, हमारा आई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हमें एक ऑप्शन मिलता है हर एक स्लाइड पर कि अगर आपको किसी स्लाइड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना है, बोल के बताना है, ऐसे तो अपने स्लाइड में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा जो देख के लोग समझेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कुछ ऐसा हम बताएं जो वहां पे आपने न नोट किया हो, ठीक है? तो उन चीजों को आप स्पीकर नोट्स में ऐड कर सकते हैं, जिसे आप अलग अलग बुक में नोट व्यू के भी नाम से पढ़िएगा, नोट व्यू। अभी स्पीकर नोट्स या नोट व्यू होता क्या है, हर एक स्लाइड पे सबसे लोअर वाले पार्ट में हमें कुछ जगह मिलता है जहां पे हम कुछ नोट कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पे नोट करेंगे वो जब हम स्लाइड रन कराएंगे फुल स्क्रीन पे तो ये ऑडियंस को दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वो नॉर्मल स्क्रीन पे रहेगा तो आपको दिखाई देगा, आप उसको पढ़ करके अपना कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा यहाँ पे लिख दिया आपने फॉर्मेट के बारे में, ठीक है, आपने 2-4 लाइन यहाँ पे लिखा, लेकिन आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहते हैं जो लोगों को लगे कि वो आप जानते हैं, तो आपने उस बात को यहाँ पे लिखी हुई, मुझे इस स्लाइड पर ये बात बोलना है, ये तो लोग पढ़ेंगे और ये आप बोल के लोगों को बता सकते हैं। तो वो जो आप कंटेंट ऐड करेंगे उससे हम लोग बोलते हैं नोट एरिया या नोट पैड, नोट एरिया या नोट पैड, ठीक है। और एमएस वर्ड में अगर आप व्यू ऑप्शन में जाइएगा, लास्ट का व्यू ऑप्शन, तो वहां पे आपको मिलता ही है एक ऑप्शन जिसे बोलते हैं नोट व्यू। आप इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा ये वाला एरिया आपको पेज पे बड़ा बड़ा दिखेगा, इस पे समझ आएगा कि आपने वहां पे क्या ऐड किया है। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? स्पीकर नोट्स कहां पे ऐड करेंगे हम? स्लाइड के नीचे जगह दिया होता है, ठीक है, और ये स्लाइड शो के दौरान ऑडियंस को दिखाई नहीं पड़ता है। ये किसके लिए होता है? ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? स्पीकर मतलब जो इसको देख करके डिलीवर कर रहा है, ये जो इसको बताने वाला है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अगला देखिए, लास्ट कंटेंट नंबर है, ये लास्ट है, सेकंड लास्ट है, रिव्यूइंग कंटेंट। रिव्यूइंग का मतलब दोबारा देखना है। मान लीजिए कि आपने सब कुछ सही सही लगा लिया, आपने स्लाइड लगा दिया, फोटो लगा दिया, पिक्चर लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, तो जब आप फाइनल सेव करेंगे और रेडी करेंगे कि हाँ मुझे ये प्रेजेंट करना है, उससे पहले एक बार हमें क्या करना चाहिए? अपने डॉक्यूमेंट का निरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हमने सही सही चीज डाला है या नहीं डाला है। तो उसमें कुछ बातें होती हैं, उन बातों को हमें ध्यान में रख करके उसका रिव्यू करना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात कि हमारा जो बैकग्राउंड है स्लाइड का और जो हमारे टेक्स्ट का कलर है उनमें तालमेल तो ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने रेड कलर का बैकग्राउंड लिया है और उस पर ब्लू कलर से लिख दिया है,
तो उतना क्लियर विजिबल नहीं होगा। आप ऐसा बैकग्राउंड लीजिए जिसमें हम किसी ब्लू कलर से लिखें तो ज़्यादा बेटर क्लियर विजिबल हो, तो आप ये चीज़ देखेंगे। दूसरा चीज़, आपका फॉन्ट का जो साइज है वो प्रॉपर है या नहीं, मतलब हेडिंग के फॉन्ट का साइज, कंटेंट के फॉन्ट का साइज, या आपने कोई फिगर लगाया उसके बगल के कंटेंट का साइज, फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट का स्टाइल क्या है, आपने जो वर्ड लिखे वर्ड का स्पेलिंग क्या है, प्रॉपर स्पेसिंग है या नहीं, आपका स्लाइड सीक्वेंस में है कि नहीं है। हो सकता है जल्दीबाजी में आपने बनाते वक्त 10 स्लाइड बनाया, लेकिन स्लाइड नंबर जो 5 है वो 2 पर होना चाहिए तो 5 पे चला गया, इसका अरेंजमेंट सही है कि नहीं। आपने जो स्पीकर नोट्स में लाइन रखा है वो ऐसा तो रखा है ना कि भाई आप भी उसे एक बार पढ़ के और डिलीवर कर सके। ऐसा नहीं कि आपने खुद ऐसा लिखा कि आप पढ़ के कंफ्यूज हो गए इसको कहाँ बोलना है कैसे बोलना है। इन सभी चीजों का आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और अगर थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस है, गलती है, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। एक और चीज, अगर आप ट्रांजिशन या एनिमेशन लगा रहे हैं, दोनों में से कोई चीज लगा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनके बीच का जो बैलेंस है वो बराबर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपने इतना ज्यादा एनिमेशन घुसा दिया कि आपके कंटेंट का कोई मतलब ही नहीं बच गया। मतलब एनिमेशन बेसिकली जब हम लगाते हैं ना, तो एनिमेशन का भी बहुत सारा कैटेगरी है। तो आप स्टाइलिश तरीके का एनिमेशन आप ऑब्जेक्ट पे लगाइए वो अच्छा है, बट आप अपने टेक्स्ट पर लगाइएगा स्टाइलिश तरीके का, तो वो हमारा क्या करेगा, जो ऑडियंस है उन्हें रीड करने में डिस्टर्बेंस महसूस करेगा। आप देखिएगा कंपेयर टू आज के सिनेमा में और कंपेयर टू पुराने सिनेमा में देखिएगा या सीरियल्स में देखिएगा, जब कोई सीरियल टेलीकास्ट होता है, या अभी जैसे आपने देखा होगा रामायण जब चला था लॉकडाउन में, तो उसमें जो कंटेंट आते हैं, जो शुरुआत में कास्टिंग जो आता है, जो डिलीवर करता है, वो फुल समय देता है पढ़ने के लिए कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किए बकायदा। और जब खत्म होता है तो एकदम धीरे धीरे नीचे से निकलता है और धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, पूरा एकदम समय लेते हुए आप पढ़ सकते हैं लाइफ में लेते। और आजकल वाला तेजी में जाता है, बड़ा तेजी में आता है, वो चोर की तरह कभी इस कोने में उठेगा कभी इस कोने में उठेगा। हम उसे मॉडर्न मानते हैं, एक आम आदमी को इसका कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं जानता है कि कौन क्या है। लेकिन जब तरीका हमने बनाया तो तरीका ऐसा होना चाहिए जो हमारा वो प्रॉपरली विजिबल हो। जैसे देखिए क्या, कोई फिल्म जब चालू होता है तो फिल्म का जो नाम होता है ना, बीच में एकदम बड़ा स्टाइलिश तरीके से दिखाते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादा घुमा के नहीं लगा उसको प्रेजेंट किया जाता है, सिंपल तरीके से ही प्रेजेंट किया जाता है। वही कुछ ऐसे भी कंटेंट होते हैं जहां बहुत ज़्यादा एनिमेशन यूज करते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा कोई कंटेंट है जहां एनिमेशन की जरूरत है, वहां अगर आप एनिमेशन नहीं लगाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, और जहां हमें चाहिए एनिमेशन वहां लगाना है, जहां नहीं चाहिए वहां नहीं लगाना। क्लियर है बात समझ आई? तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसमें कोई डाउट आप लोग को? पीछे से भी कोई अगर आपको डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए जो भी डाउट है आप लोग को। होगा बेटा, लेकिन वेट करिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में कुछ क्लासेस हम रन करा लें, हम चाहते हैं कि खत्म कर लें, इसका एक वीक पूरा हम आप लोग को लाइव देंगे। सर ये कंटेंट कोई फंक्शन नहीं है, उसको आप खुद से ना देखना पड़ेगा। हाँ, खुद से देखना पड़ेगा। रिव्यूइंग कंटेंट आप आपने जो लिखा उसको देखिए, इसके लिए उससे क्या, हाँ एक और चीज, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं इसके से, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक F7 याद है, वो आप इसे करा सकते हैं। सर मेरे जिसकी लैपटॉप है ना, तो उसमें जो फंक्शन की है ना, वो फंक्शन की का जो काम है वो अल्ट प्लस दबाना पड़ता है या कंट्रोल दबाना पड़ता है, नहीं तो एयरप्लेन मोड कभी और ऑडियो ऊपर होगा, ऐसे कर सकता है। लैपटॉप है आपके पास, तो लैपटॉप में बेटा देखिएगा आपके विंडो की के बगल में एक की है, इसको बोलते हैं फंक्शन इनेबल और डिसेबल। आपके फंक्शन की पर 2-3 और एक्स्ट्रा बटन दिए गए,
इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन की नॉर्मली आप दबाते हैं तो हो सकता है एरोप्लेन मोड काम करे, लेकिन आपको फंक्शन यूज करना है तो ये दबा करके तब उस बटन को दबाना है, तब जाके वो काम करेगा। क्लियर? लैपटॉप में इसलिए बनाया गया कि कीबोर्ड में जगह कम होता है, तो इनेबल डिसेबल करने में दिक्कत हो, बटन की संख्या न बढ़े, तो एक बस बटन बढ़ा दिया, ये ऑन ऑफ स्विच हो गया फंक्शन के लिए। हमेशा ये ऑफ रहेगा, जब आपको फंक्शन का यूज करना है तो आप इसको दबाइए, फंक्शन की दबाइए, काम करेगा। क्लियर है? आज की क्लास यहीं पर रोके।